जय हिंद आप सभी को। आज विक्टोरिया पाजर का प्रैक्टिस सेट नंबर 56 देखेंगे। इसके पहले का हम लोग जो है 1 से लेकर 55 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग में से किन्हीं का 1 से लेकर 55 तक सेट प्रैक्टिस छूट गया है, जाके ज़रूर कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये बुक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी एग्ज़ाम होने वाला है ना, सभी एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। ये बुक है ना NCERT पे आधारित है, और बिहार SSC, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, जितने भी एग्ज़ाम होने वाला है, सभी एग्ज़ाम में जो है ना महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए हर सेट को जो है अच्छे से कंप्लीट कीजिए, और शाम में 7 बजे टेस्ट ज़रूर दीजिए, क्योंकि टेस्ट देने से आपका कन्फ्यूजन दूर होगा। जितना टेस्ट दीजिएगा आपका कन्फ्यूजन दूर होगा। क्लास देखिए, टेस्ट दीजिए, और शाम में 3 बजे भी बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट होता है, तो सभी लोग जो है ना टेस्ट दिया कीजिए। और इसका आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक इसमें डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेस्ट ग्रुप का भी लिंक डाला हुआ है, आप दोनों लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 56 स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो है ना क्लास को हर जगह शेयर कर दीजिए। पहले क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप ही के लिए जो है ना इतना मेहनत करके जो है क्लास करवाया जाता है। ऊपर से फिर इसके बाद इसका टेस्ट लिया जाता है, क्योंकि आपका जो है जितना आपका प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा आपको जो है ना एग्ज़ाम में अच्छे कर पाइएगा आप एग्ज़ाम में। इसलिए चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 56 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, आप लोग आंसर ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भारत में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? बताइए। कह रहा है कि भारत में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ए का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? पुर्तगाली के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? पुर्तगाली के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पे कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में किस नेता को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी? बताइए। कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में किस नेता को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी? तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। गोपाल सिंह गोखले को दिया गया था। किसको दिया गया था? गोपाल सिंह कृष्ण गोखले को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था, याद रखिएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 को हुआ था। और अंग्रेजों सेना का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। कह रहा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 को हुआ था। उसमें जो है ना अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लॉर्ड क्लाइव ने किया था। कौन किया था? लॉर्ड क्लाइव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सिंध राज्य और मुंबई कराची मार्ग का प्रयोग के लिए सिंध डाक नामक भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? बताइए। कह रहा है कि सिंध राज्य और मुंबई कराची मार्ग पर प्रयोग के लिए सिंध डाक नामक भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कब किया गया था? 1852 ईस्वी किया गया था। कब किया था? 1852 ईस्वी को। सभी क्वेश्चन को जो है अच्छे से ध्यानपूर्वक देखा कीजिए, अभी से आपको सारा क्वेश्चन जो है ना याद हो जाएगा, लेकिन ध्यानपूर्वक देखिएगा तभी याद होगा। और पूरा क्वेश्चन लास्ट तक देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि शिवाजी की राष्ट्र व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। कह रहा है कि शिवाजी की राष्ट्र व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जमींदार अपने हलकों में राजस्व वसूली कर सकते थे। ये गलत है, ये गलत है। लेकिन इसमें सही क्या है? तो काठी से राज्य की पूरी भूमि नाप ली जाती थी। बिल्कुल सही है। और उपज का 30% राज्य का राजस्व का था। बिल्कुल सही है। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के बारे में बोल रहा है कि काठी से राज्य की पूरी भूमि नाप ली जाती थी। बिल्कुल सही है। और उपज का 30% राज्य का राजस्व था। बिल्कुल सही है। और कृषक पैदावार से नगद रूप में राजस्व चुका सकता था। ये भी बिल्कुल सही है। ए बी सी सही है, लेकिन डी जो है ना गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कि भारत में पहली बार बजट पेश करने का श्रेय किसको जाता है? बताइए। कह रहा है कि भारत में पहली बार बजट पेश करने का श्रेय किसको जाता है? तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जेम्स विल्सन को जाता है। किसको जाता है? जेम्स विल्सन को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा जो डुरंड रेखा का निर्धारण किसके समय में हुआ था? बताइए। याद रखिएगा क्वेश्चन पहला क्वेश्चन तो ये है कि डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच है? तो याद रखिएगा भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सा रेखा है? तो डुरंड रेखा है। और किसके समय में निर्धारण हुआ था? तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लॉर्ड लैंसडाउन के समय हुआ था। कब हुआ था? लॉर्ड लैंसडाउन के समय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है कि केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए। कह रहा है कि केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 1902 में किया गया था। कब किया गया था? 1902 में किया गया था। नेक्स्ट है, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? बताइए। कह रहा है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? मंगल पांडे। क्या है? मंगल पांडे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है,
बौद्ध स्थापत्य चैत्य और बिहार में क्या अंतर है, बताइए। कह रहा है कि बौद्ध स्थापत्य चैत्य और बिहार में क्या अंतर है। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिए, बी होगा। क्या होगा, बी। इधर आइए। हाँ, तो कह रहा था कि चैत्य और बिहार में क्या अंतर है, याद रखिए कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। यही दोनों अंतर है। तो क्वेश्चन पूछा है कि चैत्य और बिहार में जो है ना क्या अंतर है। तो चैत्य जो होता है पूजा स्थल होता है, जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। यही अंतर है। क्वेश्चन नंबर 11 पे कह रहा है कि सासाराम में स्थित सिरसा के मकबरे का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूर्ण किया गया था, बताइए। कह रहा है कि सासाराम में स्थित सिरसा के मकबरे का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूर्ण किया गया था। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इस्लाम शाह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, इस्लाम शाह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, तिनकठिया पत्ती का संबंध किस प्रकार की खेती से था, बताइए। तिनकठिया पत्ती का संबंध किस प्रकार की खेती से था। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नील की खेती से। क्या है, नील की खेती से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है कि बिहार में नमक आंदोलन की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी, बताइए। कह रहा है कि बिहार में नमक आंदोलन की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 पे कह रहा है कि द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा, द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 कि मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है, बताइए। कह रहा है कि मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर की सी, क्या है, जहांगीर। क्या है, जहांगीर। कह रहा है कि मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो जहांगीर का है। नेक्स्ट है, कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन की चंदेरी का युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य लड़ा गया था, बताइए। कह रहा है कि चंदेरी का युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य लड़ा गया था। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था। याद रखिएगा, चंदेरी का युद्ध निम्न में से किसके मध्य लड़ा गया था। याद रखिए, बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था चंदेरी का युद्ध। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 17 कह रहा है कि सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में किस सूफी संत के विचारों का संकलित किया गया है, बताइए। कह रहा है कि सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में किस सूफी संत के विचारों को संकलित किया गया है। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फरीदुद्दीन गज ए शंकर। क्या है, फरीदुद्दीन गज ए शंकर को किया गया संकलित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2010 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 2010 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19 कह रहा है कि ड्यूटी ड्रॉ बैंक का आशय क्या है, बताइए। कह रहा है कि ड्यूटी ड्रॉ बैंक का आशय क्या है। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्यातक और को आयात शुल्क की वापसी। कह रहा है कि ड्यूटी ड्रॉ बैंक का आशय क्या है। तो निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई थी, किसके लिए, बताइए। भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई थी, किसके लिए। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्यात उद्योग के संवर्धन के लिए किया गया था। किसके लिए, तो निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए किया गया था। आप लोग जो है ना हर क्लास को जो है ना शेयर किया कीजिए, हर क्लास को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखा कीजिए, तभी जो है ना आपको क्वेश्चन याद होगा और क्लास समझ में आएगा। इसलिए ध्यानपूर्वक क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या हम पढ़ रहे हैं और कहाँ मेरा हाथ चल रहा है। इसलिए सभी जो है ना सारा माइंड ना पूरा क्लास पे रखिए। ऐसे नहीं कि एक क्वेश्चन देखिए और फिर छोड़ दिए, ऐसे नहीं होने वाला है। पूरा कंसंट्रेट माइंड करके देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन याद होगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि बिहार के किस जिले में विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है, बताइए। कह रहा है कि बिहार के किस जिले में विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो बी है, पटना में। क्या है, पटना में। ऐसे भी बड़ा है पटना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि बिहार में शैलों के निर्माण काल एवं क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, बताइए। कह रहा है कि बिहार के शैलों के निर्माण काल एवं क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टर्सरी जो है ना रोहतास बांका, ये गलत है। क्या है, टर्सरी के लिए रोहतास बांका ये गलत है। धारवाड़ संरचना क्या है, तो जमुई गया मुंगेर बिल्कुल सही है। और बिंद के लिए बोलेगा कैमूर रोहतास बिल्कुल सही है। और क्वाटनरी के लिए बोलेगा उत्तर एवं मध्य गंगा मैदान बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन सही है, तो धारवाड़ संरचना जमुई गया मुंगेर बिल्कुल सही है। और बिंद के लिए बोलेगा कैमूर रोहतास सही है। और टर्सरी के बोलेगा तो रोहतास बांका ये गलत है। और इसमें और एक सही क्या है, तो क्वाटनरी उत्तर एवं मध्य गंगा है, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23 पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत
भारत का शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया? बताइए। कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन पर सौंप दिया गया? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या 1858 का भारत शासन अधिनियम है? क्या है? 1858 का भारत शासन अधिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया था? बताइए। कह रहा है कि संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया था? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 22 जनवरी 1947 को किया गया था। कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 पे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित योग्यताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्धारित योग्यताओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 2 और 4 से क्या है? सही है। कह रहा है कि योग्यताओं राष्ट्रपति बनने के लिए पद के लिए योग्यताओं का संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 2 और 4 क्या है? सही है। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, बिल्कुल सही है। और ये क्या है? तो किसी लाभ के पद पे ना हो, तो जो है ना राष्ट्रपति के रूप में वो योग्यता बन सकते हैं, उनके पास योग्यता है। तो याद रखिएगा 2 और 4 होगा। क्वेश्चन नंबर आइए 26 पे कह रहा है कि किस वर्ष में पहली बार क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट के ओवरों की कम करके 50 तक कर दिया गया? बताइए। कह रहा है कि किस वर्ष में पहली बार क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट के ओवरों को कम करके 50 तक किया गया था? तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? 26 का डी। 1987 ईस्वी में किया गया था, 1987 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है 27। कह रहा है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? बताइए। कह रहा है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 को। क्या है? भाग 3 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कह रहा है किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बताइए। कह रहा है कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीपी मंडल के नेतृत्व में हुआ था। किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो बीपी मंडल के अध्यक्षता में हुआ था। तो याद रखिएगा द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो बीपी मंडल के अध्यक्षता में हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को 12वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान की 8वीं सूची में नहीं जोड़ा गया है? बताइए। कह रहा है कि किस भाषा को 12वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की 8वीं सूची में नहीं जोड़ा गया है? याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा 29 का नेपाली होगा। क्या होगा? नेपाली। लेकिन 52वें संविधान संशोधन कब है? 2003 में जोड़ा गया था। 2003 में जोड़ा गया था। कौन कौन? याद रखिए बोर्ड मास क्या क्या है? तो मैथिली, संथाली, डोंगरी, ये सब जोड़ा गया था। 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया था। लेकिन नेपाली को जो है ना 71वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, क्या है? 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। नेपाली, मणिपुर, कोंकणी को जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। 3 जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी को जोड़ा गया था, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन, कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था किससे हुआ था? बताइए। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किससे हुआ था? किससे? बताइए। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद द्वारा पारित अधिनियम से हुआ था। तो कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था तो संसद द्वारा पारित अधिनियम से हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि रक्त में आरबीसी के बढ़ने से बीमारी हो सकती है, कौन सी? बताइए। कह रहा है कि रक्त में आरबीसी के बढ़ने से बीमारी हो सकती है। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पॉलीसीथीमिया होगा। क्या होगा? पॉलीसीथीमिया होगा। कह रहा है कि रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी बीमारी हो सकती है? पॉलीसीथीमिया हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में असत कथन की पहचान कीजिए। कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में गलत कथन का पहचान कर इसमें कौन सा गलत है? तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोकैरियोटिक, इसमें जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, बिल्कुल गलत है, उपस्थित नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट उपस्थित नहीं होता है, यहाँ पे होता है, इसलिए गलत है। इसमें सही क्या है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका केवल एक गुणसूत्र में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है, बिल्कुल सही है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में इसका आकार जो है 1 से 10 माइक्रोन होता है। क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो आकार होता है 1 से 10 माइक्रोन का होता है, बिल्कुल सही है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोसिस कोशिका विभाजन नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है। तो ए, बी, डी सही है, लेकिन सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 33 पे कह रहा है कि चल जोड़ो पर दो हड्डियों के बीच जाने वाले स्नेहन द्रव, लुब्रिकेटिंग फ्लूइड को क्या कहा जाता है? बताइए।
कह रहा है कि चल जोड़ों पर दो हड्डियों के बीच जाने वाले स्नेह द्रव को क्या कहा जाता है? तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, बी, एमनियोटिक फ्लूइड। क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी रोग विषाणु जनित रोग है? बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के जो है इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जो रोग विषाणु जनित रोग है? बताइए कौन होगा विषाणु से होने वाला रोग है? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, बी है। क्या है? बी, मम्स, रेबीज, हर्पीज, ये सब क्या है? विषाणु जनित रोग है। क्या है? विषाणु जनित रोग है, याद रखिएगा, विषाणु जनित रोग है, याद रखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्प किस विकल्प में सभी विषाणु जनित रोग है? तो मम्स, रेबीज, हर्पीज से क्या है? विषाणु जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 35 पे कह रहा है कि शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा युग हमेशा बनता है? बताइए। कह रहा है कि शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा युग हमेशा बनता है? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इथाइल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, कह रहा है कि मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइए। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो याद रखिए, सबको पता है कि 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। मधुमक्खी पालन जो है एपी कल्चर कराता है। मधुमक्खी पालन बोलेगा एपी कल्चर, अगर पीसी कल्चर का बात बोलेगा तो मछली होगा। क्या होगा? मछली पालन होगा, याद रखिए, मछली। और सेरी कल्चर बोलेगा तो क्या होगा? तो रेशम कीट पालन। क्या होगा? रेशम कीट पालन, याद रखिएगा। सेरी कल्चर बोलेगा तो रेशम कीट पालन होगा, और बर्मी कल्चर बोलेगा तो केचुआ पालन होता है। क्या होता है? केचुआ पालन। ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, याद रखिए, ये सब बहुत एग्जाम में पूछता है। तो मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो पीसी कल्चर का एपी कल्चर कहलाता है। मधुमक्खी बोलेगा तो एपी कल्चर, अगर मछली का बोलेगा, मछली क्या करते हैं? पीस पीस काटते हैं ना, पीसी कल्चर। और अगर सेरी कल्चर का बात करें, रेशम कीट पालन, और बर्मी कल्चर बोलेगा तो केचुआ पालन कहलाता है। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 37 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी या हड्डियाँ कान से संबंधित नहीं है? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी या हड्डियाँ कान से संबंधित नहीं है? तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेटिला जो है ना कान से संबंधित नहीं है, लेकिन स्टेपीज, इनकस और मिलियस ये सब क्या है? कान से संबंधित हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 38 पे कह रहा है कि किस जीव में गुणसूत्र की संख्या सर्वाधिक है? बताइए। किस जीव में गुणसूत्र की संख्या सर्वाधिक है? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसका है? तो कबूतर का है। किसका है? कबूतर का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि भूकंप की तीव्रता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? बताइए। भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिएक्टर स्केल के जो है ना भूकंप की तीव्रता मापते हैं। तो याद रखिएगा कि भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो रिएक्टर स्केल से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, कह रहा है कि शरीर में HIV वायरस किस सिस्टम को असर करता है? बताइए। कह रहा है कि शरीर में HIV वायरस किस सिस्टम को असर करता है? तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र तंत्र को क्या करता है? असर करता है। तो शरीर में HIV वायरस किस सिस्टम को असर करता है? तो स्वतंत्र तंत्र को असर करता है। क्वेश्चन नंबर आइए 41 पर। सॉरी यहाँ पे ना गलत है, यहाँ पे ये नहीं हो, स्वतंत्र नहीं होगा। देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, देखिए क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन ना गलत है। कह रहा है कि शरीर में HIV वायरस किस सिस्टम को असर करता है? तो यह को प्रतिरक्षा को करता है। क्या करता है? प्रतिरक्षा को। लग रहा है गलत है, गलती से मिस्टेक हो गया। कह रहा है कि शरीर में HIV वायरस किस, कह रहा है कि, देखिए फिर से क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि शरीर में HIV वायरस किस सिस्टम को असर करता है? बताइए। शरीर में HIV वायरस किस सिस्टम को असर करता है? तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरक्षा को। क्या करता है? प्रतिरक्षा को क्या करता है? असर करता है। याद 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए क्वेश्चन 41 पे आइए। कह रहा है कि इसमें टिक लगा हुआ देखिए। कह रहा है कि क्वेश्चन 41 कह रहा है कि इनमें से कार्बन परिवार ग्रुप 14 के अंतर्गत कौन नहीं आता? बताइए। याद रखिए मरकरी नहीं आता है, मरकरी नहीं आता, लेकिन जर्मेनियम, सिलिकॉन और टीन आता है। तो कह रहा है कि इनमें से कार्बन परिवार ग्रुप 14 के अंतर्गत कौन नहीं आता है? मरकरी नहीं आता है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, टीन आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 42 कह रहा है कि पराध्वनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? बताइए। पराध्वनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 20 kg हर्ट्ज से अधिक होगा। क्या होगा? 20 kg हर्ट्ज से अधिक होगा। नेक्स्ट है कह रहा है क्वेश्चन 43 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे द्रव सोना कहा जाता है? बताइए। किसे जो है द्रव सोना कहते हैं? तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? द्रव सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? बताइए। क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 प्रकार का होता है। कितना? 4 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पे कह रहा है कि एल्कीन में कौन सा बंधन होता है? बताइए। एल्कीन में कौन सा बंधन होता है? तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्विबंध होता है। क्या होता है? द्विबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि कार्य विस्थापन एवं बल में क्या संबंध है? बताइए। कार्य विस्थापन एवं बल में क्या संबंध है? तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्य बराबर बल गुना क्या होता है? विस्थापन होता है।
तो कह रहा है कि कार्य विस्थापन एवं बल में क्या संबंध है, तो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है। क्वेश्चन नंबर 47 पे कह रहा है कि बैंगनी रंग के तरंगदैर्घ्य से संबंध में सही है, बताइए। तो याद रखिएगा 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे सभी रंगों से क्या होता है, कम होता है, और लाल का क्या होता है, तो ज़्यादा होता है। तो बैंगनी रंग के तरंगदैर्घ्य के संबंध में सही कौन है, तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सभी रंगों से क्या होता है, तो कम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 48 कह रहा है कि एक अच्छा अवशोषक एक अच्छा अवशोषक होता है, यह कथन निम्न में से किस नियम से संबंधित है। तो याद रखिए 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किरचॉफ्स का नियम है। क्या है, किरचॉफ्स का नियम। कह रहा है एक अच्छा अवशोषक एक अच्छा उत्सर्जक होता है, यह कथन निम्न में से किस नियम से संबंधित है, तो किरचॉफ्स का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 कह रहा है कि नदियों से निकलकर पहाड़ियों से सभी दिशाओं में फैल जाने वाला रूपचित्र क्या है, बताइए। कह रहा है कि नदियों से निकलकर पहाड़ियों से सभी दिशाओं में फैल जाने वाला रूपचित्र कौन सा है, तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियल है। क्या है, रेडियल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पे कह रहा है कि सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच इंग्लैंड और किस देश के बीच खेला गया था। सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच क्रिकेट इंग्लैंड और किस देश के बीच खेला गया था, तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के बीच खेला गया था। इंग्लैंड और भारत के बीच खेला गया था। आगे आइए नोट्स पे। देखिए नोट्स में कह रहा है सैनिटाइजर दिया हुआ, हर सेट के पीछे ना नोट्स दिया जाता है, इसको अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है इसमें कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम को पारित किया गया था कब, 1773 में पारित किया गया था, याद रखिएगा। कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम को कब पारित किया गया था, 1773 को पारित किया गया था। और इसी अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम के तहत अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया, याद रखिएगा। कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम को पारित किया गया था 1773 में, और इसी अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया, और इसके अंतर्गत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की क्या हुई, स्थापना की गई थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट के अधिनियम के तहत ही कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया, और इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार ब्रिटिश कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों का मान्यता मिली थी। तो क्वेश्चन पूछा है कि किस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार ब्रिटिश कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली, तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है ना 1773, रेगुलेटिंग एक्ट कब हुआ, 1773 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट। कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम पारित किया गया था कब, 1784 में किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम पारित किया गया था 1784 में, और इसी के द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को गठन किया गया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम के तहत जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया, और इसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का जो है ना गठन किया गया था। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया। नेक्स्ट है ब्रिटिश कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, किस अधिनियम के अंतर्गत, तो 1813 का चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। कह रहा है कि ब्रिटिश कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, तो 1813 का चार्टर अधिनियम के अंतर्गत बढ़ाया गया। कह रहा है कि भारत का कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को छीना गया, परंतु चीन पूर्वी देशों के साथ जाय के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त रहा। आगे कह रहा है कि 1813 का चार्टर अधिनियम के अंतर्गत ईसाई मिशनरीज को भारत आने की अनुमति मिली। तो 1813 का चार्टर अधिनियम के अंतर्गत जो है ईसाई मिशनरीज को भारत आने की अनुमति मिली। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्रिटिश कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया 1833 का चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। कह रहा है कि ब्रिटिश कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया 1833 का चार्टर अधिनियम के अंतर्गत किया गया, और 1833 का चार्टर अधिनियम के अंतर्गत ही बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। आगे कह रहा है कि गवर्नर जनरल की परिषद विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया था। ठीक है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से जो है ना अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा एक दो बार। आगे कह रहा है इसी अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। इसी अधिनियम के अंतर्गत क्या हुआ था, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है भारत से मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया गया था, किस अधिनियम के अंतर्गत, 1858 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। तो कह रहा है कि भारत में मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया गया, तो 1858 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत किया गया। नेक्स्ट कह रहा है कि 1858 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी से छीन कर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। तो यार के क्वेश्चन पूछेगा ना कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी से छीन कर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया था, तो 1858 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत किया गया। और 1858 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत भारत में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को पद को क्या किया, समाप्त किया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में सचिव पद का सृजन किया गया, इसी अधिनियम के तहत किया गया था।
और नेक्स्ट है कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किया गया था, इसी अधिनियम के तहत किया गया था। देखिए भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किया गया था, देखिए 1858 को भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट है, इस अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल हुए थे। तो इस अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल हुए। आगे कह रहा है कि गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई किसके अंतर्गत, तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत दिया गया। कह रहा है कि गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी, 1861 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत दिया गया था। आगे कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग किया गया था, 1 जनवरी 1874 को किया गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग किया गया था 1 जनवरी 1874 को किया गया था। तो ये सेट नंबर था 56, सेट नंबर 56 कंप्लीट हो गया। बाकी इसके पहले का सेट रिवीजन करते रहिए, क्योंकि जितने भी अब एग्जाम होने वाला ना सभी में आपको इस सेट से जो है ना इस बुक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बुक जो है ना एनसीईआरटी पे बेस्ड है, इसलिए हर एक सेट को देखा कीजिए। जितने भी क्लास आता है इस चैनल पे सभी क्लास को अच्छे से देखा कीजिए, आपका जो है ना जीके जीएस बहुत मजबूत जो है ना बहुत मजबूत हो जाएगा। आप करके देखिए, लगातार एक सप्ताह करके देखिए, आपको लगेगा कि हाँ हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, फुल पीडीएफ टेलीग्राम का चैनल का लिंक डाला हुआ और टेस्ट ग्रुप का भी डाला हुआ है, सभी लिंक क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। और शाम में जो है टेस्ट 7 बजे होता है, दिया कीजिए। और बिहार पुलिस का भी टेस्ट होता है शाम में 3 बजे, सभी टेस्ट दिया कीजिए। और होमवर्क लिस्ट तो स्टार्ट ही है बिहार पुलिस के लिए, इसलिए सभी ग्रुप को जो है ज्वाइन करके जो है होमवर्क भी कंप्लीट कीजिए बिहार पुलिस का जो मिलता है। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास अगले क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद आप सभी को।